हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्टडी पॉइंट परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपनी जो क्लास चल रही थी नंबर सिस्टम की, उसका अगला पार्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। 4 क्लासेज हो चुकी है, अपनी 5वीं क्लास आज है। उसमें अपने लास्ट में जो फॉर्मूले देखे थे अपन, उससे पहले आपके लिए 2 मोटिवेशन लाइन क्लास स्टार्ट करने से पहले आप उस दिन के लिए पढ़ रहे हो, याद रखना जिस दिन आपके पापा आपके लिए स्टेटस लगाएंगे कॉन्ग्रेचुलेसन बेटा, तो उस दिन के लिए आप आज से पढ़ने लग जाओ। इतने दिन तो कोई बात नहीं, पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन उस दिन को याद करो जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी। उससे एक दिन पहले आपको नींद नहीं आएगी, तो उस चीज़ के लिए पढ़ो आप, ना कि अपने सपने के लिए अपने छोड़ दो कि मुझे पढ़ना ही नहीं है। अपना सपना याद करो कि अपने करना क्या है, क्या नहीं करना है, अपने किस मकसद से पढ़ रहे हैं। अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, पड़ोसियों को मिठाई भी तो खिलानी है ना। अभी तो सबसे मेन मकसद तो वही है ना, क्योंकि सबसे पहले वही आएंगे आपको मिठाई खिलानी। ज़्यादातर सबके पड़ोसियों की ये सिचुएशन है। तो अपन सबसे लास्ट में क्या देखा था, संख्याओं का जो फॉर्मूले देखे थे कि प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। फिर उसके बाद देखे थे प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। इसका फॉर्मूला क्या था, n+1 2n+1/6। फिर उसके बाद में कौन सा, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। घनों का योग कौन सा था, n+1/2 का होल स्क्वायर। उसके बाद में क्या था, प्रथम एन सम संख्याओं का योग। ये क्या था, n+1, जहां पे n होता था लास्ट नंबर अपॉन 2। फिर उसके बाद में था प्रथम एन विषम प्राकृत संख्याओं का योग। ये क्या था, n², और यहाँ पे n होता था लास्ट नंबर +1/2। ये जो पांचों फॉर्मूले हैं, पांचों फॉर्मूले एक बार रिकॉल कर लो आप, जिससे आपको अच्छे से वापस याद हो जाए क्लास। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, और लास्ट वाला क्या था, प्रथम एन सम संख्याओं का योग। पांचों फॉर्मूले देख लो एक बार अच्छे से। अब उसके बाद में अपन इनके क्वेश्चन करते हैं। देख लिया, क्वेश्चन है अपना जो पहला फॉर्मूला था कि प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग। क्वेश्चन अपना कि 41 से लेके 60 तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में देख लीजिए, 41 से लेकर 60 तक की सभी संख्याएं पूछी है। तो सबसे पहले अपना फॉर्मूला क्या था कि प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग, उसका फॉर्मूला क्या था, n+1/2। एन का मान लास्ट संख्या होती थी। तो अब सबसे पहले 41 से लेकर 60 तक डायरेक्ट तो यहाँ पे फॉर्मूला रख नहीं सकते, क्योंकि एक से मैंने क्या बोला, प्रथम एन यानी एक से शुरू होगी वो संख्या। अगर यहाँ से 1 से लेकर 60 तक रखते थे अपन तो डायरेक्ट अपना आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, 41 से लेकर 60 तक यानी 41 से 60 के बीच की संख्याओं का योग पूछा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से लेके 60 तक की सभी संख्याओं का योग निकाल देंगे। तो n का मान क्या है, 60। अपना फॉर्मूला क्या था, n+1/2।
यानी कि 60 इंटू 61, 60 इंटू 61 बटा 2, ये 30 बार, तो ये कितने कट जाएगा, 3 और 36 18, यानी कि 1830। फिर उसके बाद में क्या निकालेंगे, 1 से लेके 40 तक की संख्याओं का योग, वापस वही फॉर्मूला n+1/2, यानी कि 40 इंटू 41 बटा 2, ये कितना हुआ 20, यानी 41 दूनी 82, 820। अब 1 से 40 तक की संख्याओं का योग तो ये है, और 1 से लेकर 60 तक की सभी संख्याओं का योग क्या है, 1830। तो उसमें से अब अगर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो निकल क्या जाएगा ना, 41 से लेकर 60 तक की सभी संख्याएं, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, 1830 माइनस का 820, यानी कि 1010, यानी कि 41 से लेकर 60 तक सभी संख्याओं का योग 1010 है। अब यहाँ पे कोई भी संख्या आ जाए, यहाँ से मान लो 31 से लेकर 80 तक आती, तो अपन पहले 1 से लेकर 80 तक निकालते, या फिर 1 से लेकर 30 निकाल, दोनों को माइनस कर देते। तो प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग ऐसे निकालते हैं, संख्याओं का योग। उसके बाद में 1 से लेकर 60 तक, 1 से 40 तक दोनों का निकाल लिया, उसके बाद दोनों को माइनस कर दिया, तो बीच वाली संख्या निकल गई। नोट डाउन करो इसको। अच्छे से नोट डाउन करो, क्वेश्चन जितने फॉर्मूले लिखा है ना, सब पे क्वेश्चन हो जाएंगे अपने। अब अपना दूसरा फॉर्मूला क्या था, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। वो क्या फॉर्मूला था, n+1 to n+1/6। उसमें अपन क्वेश्चन देते हैं एक, पहले नोट डाउन है। क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है कि 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस का 23 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर तक की संख्याओं का योग, संख्याओं का योग क्या होगा, ये बताओ। अब पिछली बार तो क्या है, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, अब की बार क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। क्वेश्चन देखो ढंग से, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, और ये सीरीज 1 से नहीं चल रही है। अगर 1 से चलती तो अपन डायरेक्ट 30 n=30 रख के डायरेक्ट 30 इंटू 31, 30 दूनी 60 और 61 बटा 6 करके आंसर निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे पूछा 21 से लेकर 30 तक की संख्याओं, तो मैंने क्या बताया था अभी पिछले वाले क्वेश्चन में, अगर बीच वाला पूछे तो सबसे पहले जहाँ तक पूछा है, जहाँ एंड तक, यानी कि 1 से लेकर 30 तक निकालेंगे। उसके बाद जितने तक पूछा है, 21 से लेकर 30 तक, अगर यहाँ पे 15 तक का होता, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, तो 1 से 15 तक निकालते अपन। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे करके 30 के स्क्वायर तक चलेंगे। फॉर्मूला क्या था, n+1 to n+1/6, n का मान 30, n+1 यानी 32 इंटू 30 दूनी 60 और 61 बटा 6, ये 5 बार, तो ये कितने बार आ गया, 5 और 5 155 इंटू 61, 15 × 90, और ये हो गया 61 को 5 से करेंगे तो कितनी बार आ गए, 455, यानी कि 9455। सबसे पहले आ गए 9455 गुणा। आपने कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी ना, आप उतने ही जल्दी क्वेश्चन में कर पाओगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, मैथ कैलकुलेशन पे टिकी हुई है। वहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिलेंगे ना, आप उनके माध्यम से भी करोगे ना, तो बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आपको लॉजिक भी नहीं आया था, कोई बात नहीं, अगर थोड़ा बहुत भी बताया ना, आप ऑप्शन से डायरेक्ट टेक के आ जाओगे कि हाँ यही सही है तो यही सही है। और आप देखना कभी भी, अब आप जहाँ कन्फ्यूजन होते हो ना, जो पहली बार वाला क्वेश्चन होता है, जैसे एक क्वेश्चन है उसमें आपको 2 आंसर आ रहे हैं, तो आप हमेशा याद रखना जो पहले वाला जो सोचा ना वही आंसर होता है, क्योंकि बाद वाला तो हमेशा गलती होता है। मेरा खुद का आजमाया हुआ है, आप भी आजमा के देख लेना, आपको
मतलब जैसे आपको एक्सपीरियंस लेना है तो अब 1 से लेके 30 तक हो गया, और उसके बाद में लिखे अपन 1 से लेके 20 तक, 20 का स्क्वायर, n का मान 20 इंटू n प्लस 1 21, 2n प्लस 1 41 बटा 2, ये 10 बार, सॉरी 6, ये गलती मत करना, यहाँ पे 6 है नीचे फॉर्मूले में 6, ये 3 बार, ये 7 बार, यानी कि 70 इंटू 41। अब डायरेक्ट देखो 70 इंटू 41 करने बैठोगे तो उससे जीरो को जीरो ही आएगा, फिक्स है, तो 7 का एक बार 7 और 7 चौक 28, यानी कि 2870 इसका गुणा आ जाएगा। अब क्या बताया 21 से 30 तक निकालना ना अपने को, तो क्या कर देंगे 9455 माइनस का 2870, ये आ जाएगा आंसर अपना 5, 15 में 7 गए तो 8, 13 में से 8 गए तो 5 और 8 में से 2 गए तो 6, यानी कि 21 से लेकर 30 तक की सभी संख्याओं का योग कितना है, स्क्वायर होगा। 21 का स्क्वायर से लेकर 30 का स्क्वायर तक की संख्याओं का क्या है 6585। इसको नोट डाउन करो, समझ में आ गया ना। अब तो कैसे कहाँ तक निकालना है, एक से पूछे तो डायरेक्ट निकाल देना, और बीच का पूछे तो वैसे निकाल देना। उसके बाद देखते हैं अपन प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। लिख लिया ये, जैसे आपको ऐसे बोल रहे कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ये 20 का क्यूब, इसका आंसर क्या होगा बताओ। क्या बताया था मैंने, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर है, नहीं कि n प्लस 1 का, इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे ना किसी को घटाना ना जोड़ना, डायरेक्ट ना प्रथम n प्राकृत यानी 1 से स्टार्ट हो रही है तो अपने को डायरेक्ट फॉर्मूले में मान रख देना है, n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, n का मान कितना है 20, n प्लस 1 21 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये 10 बार, तो ये हो गया 21 इंटू 10 210 का होल स्क्वायर। अब 210 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितने आएगा, 21 का तो याद है ना, स्क्वायर तो याद है ना, कम से कम आपको 1 से लेकर 20 तक तो होने चाहिए, ज़्यादा नहीं तो कोई बात नहीं। तो 21 का होता है 441, ये तो लिख दिया 21 का 441, एक जीरो का 2 जीरो, स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट, और क्यूब करेंगे तो 3 जीरो, ये डबल जीरो, यानी कि 44,120 का आंसर हो जाएगा। अब आप ऐसे लिखने थोड़ी बेटा भी 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 2, 3 का क्यूब 3, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। मुझे भी इतने याद है, ज़्यादा नहीं, 11 का क्यूब भी थोड़ा बहुत याद है, 1331 होता है शायद। ये देख लिया। अब उसमें अपन देखते हैं इसमें कि ऐसे पूछ ले, वापस वही फॉर्मूला पूछ ले अपने को कि क्वेश्चन नंबर इसमें देखो क्यूब में कि 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब, ऐसे 20 का क्यूब निकालो। तो 1 से 20 तक का निकला हुआ है, सबसे पहले 1 से लेकर 20 तक का निकालेंगे, फिर 1 से लेकर 10 तक का निकाल लेंगे, तो 11 से 20 का बच जाएगा ना ऑटोमेटिक। तो अपन निकाल लेते हैं 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, यानी कि 10 इंटू 11
बटा हुआ 2 का होल स्क्वायर, 2 से 5 बार, ये हो गया 55 का होल स्क्वायर। अब 55 का होल स्क्वायर कितना होता है बताओ? 50 का स्क्वायर होता है 2500 और 55 का होता है 3025। रटा हुआ है याद नहीं। 3025। तो अब देखो 1 से 20 तक का तो हमने पहले निकाल लिया था 44,100, और इसमें से 3025 माइनस कर देंगे तो इससे इस संख्या का मान निकल के आ जाएगा। तो 44,100 माइनस का 3025, ये माइनस कर 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 2 गए तो 7, इधर कितना बता 0, 10 में से ये तो 0 आ जाएगा, 4 में से 3 गए तो 1 और 4, ये बच जाएगा 41,075। यानी कि 11 का क्यूब से लेके 20 के क्यूब तक का मान कितना हो गया 41,075। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, यही निकालेंगे, मैंने ऊपर लिख दिया है ना, ये तो 1 से लेके 20 का क्यूब निकालेंगे, फिर 1 से 10 का निकालेंगे। अगर इसमें टोटल में से 1 से 10 तक का माइनस कर देंगे तो अपनी संख्या आ जाएगी 11 से लेके 20 तक के क्यूब की। नोट डाउन कर दो इसको। कर लिया? अब देख लेते हैं अपन अगला वाला फॉर्मूला। अगला वाला क्यों था कि प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का योग। समप्राकृत जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे चलती गई और ये गई 128 तक। तो इन संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे अपन? इसका एक फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, n+1 ओनली। और जहाँ n का मान क्या रखेंगे, लास्ट वाली संख्या का आधा यानी कि बटा 2। फॉर्मूला क्या था, n+1, और n बराबर क्या था, लास्ट नंबर अपॉन 2। लास्ट नंबर कितना है 128 बटा 2, ये आ गया 64। फॉर्मूले में मान रख देंगे 64 इंटू 65, इसका आंसर ये आ जाएगा। 64 को 65 से गुणा कर लो, 5 का 20 का 2, 6 पंजे 30 और 2 32, इधर 6 चौका 24 का 4, ऊपर 2 6 36 और 2 38, 0 6 8 और 3 11 और 1 4160, इसका आंसर आ जाएगा। उनतीस का स्क्वायर याद है क्या आपको कितना होता है? 25 का 625, 20 का 400, ऐसे अच्छे अच्छे याद रख लो, ऐसे ज़्यादा की जरूरत नहीं। 23 का 529 होता है, 24 का 576 होता है, ज़्यादातर 29 का 27 का और 24 का 23 का, ऐसे काम में तो सभी आते हैं, लेकिन आप 1 से 20 तक कर लो, बाकी गुणा करके कर लेना। क्लियर, नोट डाउन है। फिर अगला क्वेश्चन क्या था अपना, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, विषम प्राकृत संख्याओं का योग 1 + 3 + 5 + 7 प्लस ये गई 57 तक, यानी विषम संख्याएं हैं सभी। विषम संख्याओं का योग क्या बताया था, n², यानी और n क्या था यहाँ पे, लास्ट नंबर +1 अपॉन 2। लास्ट नंबर क्या है 57 प्लस 1 58 बटा 2, 58 बटा 2 कितना आ गया 29। फिर आ गया ना 29 का, तो 29 का स्क्वायर कितना होता है
841। ये हो गए अपने सभी पांचों फॉर्मूलों पर क्वेश्चन। और अच्छा सा मैंने समझाया इसको। जो नहीं समझ में आया दोबारा देखना, इसी तरह के क्वेश्चन करना, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। ऐसे तो क्या है, मैं कराते जाऊँ आप करते जाओ, सही बात है ना। तो उससे बढ़िया है आप करो, अच्छे से देखो और करो। अब उसके बाद में क्या पढ़ेंगे अपन, इसके बाद में भाजकता के नियम। जैसे कौन सी संख्या में 2 का भाग जाएगा, कौन सी संख्या में 4 का भाग जाएगा, कौन सी में 3 का भाग जाएगा, कौन सी में 5 का भाग जाएगा, कौन सी में 9 का भाग जाएगा, 11 का भाग जाएगा, 10 का भाग जाएगा। वो सभी एक जगह लिख दूंगा मैं। अब देखते हैं अपन भाजकता के नियम। सबसे पहले 2 की भाजकता का नियम देख लेते हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, उसमें 2 का भाग जाएगा ही जाएगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो उस संख्या में 2 का भाग जाएगा, कन्फर्म है। उसके बाद देख लेते हैं अपन 3 का। अगर संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो। जैसे कोई भी संख्या मान लो आपकी 9 और 3, 93 में 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो अंकों का योग कर लो 9 + 3 यानी कि 12। 12 में 3 का भाग जाता है ना 4 बार, यानी कि 93 3 से विभाज्य है। फिर आ जाते हैं 4 की भाजकता का नियम। 4 की भाजकता नियम क्या है, संख्या के अंतिम 2 अंकों में, संख्या के अंतिम 2 अंकों में किसका भाग जाना चाहिए, 4 का या 2 का भाग जाए। संख्या के 2 अंक, जैसे कोई भी मान लो कि अपन 64 मान लेते हैं और 1064 ही मान लो आप, तो इसमें 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। लास्ट की दो संख्या देख लेना, कोई भी कितनी बड़ी संख्या आ जाए, जैसे आ जाए 5, 6, 7, 9, 3, 4, 2, 8 और 2। अब इस संख्या में 4 का भाग जाएगा ही नहीं जाएगा, कैसे करेंगे, तो अंतिम 2 अंकों को उठा लो। अगर इसमें 4 का भाग जा रहा है तो 4 से विभाज्य है, नहीं तो नहीं है। अब इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा ना, तो ये 4 से विभाज्य नहीं है। अब ये लोग 4 से विभाज्य कर देते हैं इसको, तो ये 4 से विभाज्य अंतिम 2 अंकों में जा रहा है, 4 का या 2 का, सॉरी 2 का भाग जा रहा है तो विभाज्य है। संख्या के लास्ट 2 नंबर में 2 का भाग जाना चाहिए, तो वो संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। अब 5 का क्या है, 5 के में क्या होना चाहिए, संख्या का इकाई अंक 0 और 5 होना चाहिए। 5 से विभाज्य होने के लिए क्या है 5 का नियम, कि संख्या का इकाई अंक 5 से विभाजित होना चाहिए। अब 6 का भी देख लेते हैं अपन। 6 में क्या है, 6 की कौन सा, 6 के 2 गुणनखंड क्या है, 2 और 3। 6 के 2 गुणनखंड है 2 और 3। संख्या में
तथा 3 का भाग जाना चाहिए। अगर संख्या में 2 तथा 3 का यानी 2 और 3 का भाग चला जाएगा तो वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। 7 का 2 तथा 3 दोनों का भाग देना चाहिए, न कि ओनली 2 तथा 3 का ही। यहाँ पे काको हटा लो, आप एक का ही कर लोगे। 2 तथा 3 दोनों का भाग जाना चाहिए। उसके बाद 7 का कोई नियम नहीं है। अपन देख लेते हैं 8 का। 8 का देखते हैं कि 8 का क्या है कि संख्या के अंतिम 3 अंकों में 3 का भाग जाना चाहिए। संख्या में अंतिम 3 अंकों में किसका भाग जाना चाहिए? सॉरी 3 का क्या 8 का लिख रहे हैं ना अपन तो संख्या में 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए, तो वो संख्या 8 से विभाज्य होगी। अब देख लेते हैं अपन 9 का। 9 का क्या है? संख्या के अंकों में 9 का भाग जाना चाहिए। वैसे 3 का और 9 का लगभग सेम ही। एक बार 3 का देख लोगे ना तो संख्या में 3 का क्या है? संख्या या अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। जो संख्या 3 से विभाजित होगी 9 से विभाजित होगी। ज्यादातर देख लेना ये चीज। जैसे 81 है 3 से विभाजित है, 9 से विभाजित है। 27 3 से विभाजित है और 9 से विभाजित है। 243 है क्या? 9 18 और 5 9 7 243 नहीं है, 3 से विभाजित है 243। तो संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाए तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। अब 10 में बताओ। 10 में तो डायरेक्ट ही है, इकाई अंक 0 होना चाहिए, तो 10 से विभाजित हो जाएगी। संख्या का इकाई अंक 0 होना चाहिए। संख्या का इकाई अंक 0 होना चाहिए। 2 3 4 5 6 8 9 और 10। अब 11 का बच गया ना। 11 का भी देख लेते हैं। इस संख्या के एकांतर अंकों का योग या अंतर 0 तथा 11 होना चाहिए, तो वो संख्या दिख तो रहा ना आपको ये कि संख्या के एकांतर अंकों का योग या अंतर 0 या 11 होना चाहिए। दिख रहा है ना ये यहाँ तक? ठीक है, तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले 2 से विभाजित नियम क्या बोलता है? विभाजित नियम कि जिस संख्या का इकाई 0 2 4 6 8 हो उस संख्या 2 से विभाजित होगी। संख्या 3 में अगर संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो वो संख्या पूरी 3 से विभाजित होगी। उसके बाद में 4 क्या बोलता है? संख्या के लास्ट 2 नंबर में 2 का भाग जाना चाहिए, तो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 5 क्या है? इकाई अंक 0 और 5 होना चाहिए, उसमें 5 का भाग जाएगा। और 6 की विभाजितता का नियम क्या बोलता है कि संख्या में 2 तथा 3 दोनों का भाग जाना चाहिए, नहीं कि केवल 2। अगर की संख्या में 3 का जा रहा है 2 का नहीं जा रहा है तो 6 से विभाज्य नहीं है। उसके बाद देख लें 8 का क्या है? संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए, तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। और 9 का क्या है कि संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाए। और 10 का क्या है? संख्या का इकाई अंक 0 होना चाहिए। 11 का है? संख्या के एकांतर अंकों का योग या अंतर 0 या 11 होना चाहिए। ये अपनी भाज्यता के नियम। भाज्यता के नियम 2 से लेके 11 तक।
नोट डाउन करो इनको आप। उससे आगे देखते हैं अपन फिर क्वेश्चन। क्वेश्चन करते हैं फिर इस पे, ये नोट डाउन करो आप। करें क्वेश्चन, नोट डाउन कर लो। 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का, 10 का और 11 का। क्वेश्चन लिखो, 23x 15 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो x का न्यूनतम मान क्या होगा। न्यूनतम मान क्या होगा। अब 3 का मैंने क्या बताया था, संख्या के अंकों का 3 से विभाजित का नियम क्या होता है, 3 संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो 2 और 3 5, 5 और 1 6 और 5 11 प्लस x, 11 प्लस x। अब 3 से विभाजित संख्या के अंकों का योग 3 से, तो सबसे पहले अपन रखते हैं 1 रख के देखते हैं यहाँ पे 11 प्लस 1 यानी कि 12। ये 3 से विभाज्य है, यानी कि एक संख्या तो हो गई 1, उसके बाद रखते हैं 2, 11 और 2 13, 3 से विभाज्य नहीं होगी। फिर 3 रख के देखते हैं, 3 से 3 भी विभाजित नहीं होगा, 2 रख लिया, उसके बाद रखते हैं 3, 11 और 3 14, 3 से विभाज्य नहीं है। उसके बाद में रखते हैं अपन 2 रख लिए, 3, उसके बाद में रखते हैं 4, 11 प्लस 4 ये हो गया 15, यानी कि ये भी 3 से विभाज्य है। फिर उसके बाद में क्या रखेंगे अपन, उसके बाद में रखते हैं 1 4 रख लिया, 5 रख लिया, 11 और 5 16, 3 से विभाज्य नहीं है। उसके बाद 6 रखते हैं, 11 और 6 17 भी नहीं, 11 और 7 रख लेते हैं, 11 और 7 ये हो गया 18। न्यूनतम संख्या देखनी है अपने को 7, अब 10 तो मैक्सिमम हो जाएगी, तो इसका आंसर आएगा 1 या 4 या 7। अब जो ऑप्शन में होगा वही आप आंसर कर देना, यानी कि मिनिमम संख्या क्या होगी। समझ आ गया ना विभाजकता नियम कैसे कहते हैं। लिख लिया। अब एक नोट, ये है कि 2 अंकों से बनी संख्या तथा अंक बदलने पर, 2 अंकों से बनी संख्या तथा आपस में अंक बदलने पर
आपस में अंक बदलने पर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग हमेशा, यहाँ पे लिख लो नीचे, संख्याओं का योग हमेशा, संख्याओं का योग के हमेशा किससे विभाजित होगा? संख्याओं का योग हमेशा 11 से विभाजित होगा और अंतर हमेशा 9 से विभाजित होगा। जैसे कोई भी संख्या मान लो, ये डायरेक्ट फैक्ट आता है कि दो अंकों की संख्याएं तथा उनका अंकों का आपस में अंक बदलने पर संख्याओं का अंतर हमेशा किससे माइनस होगा। तो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, ऑप्शन में आएगा 9, तो अपन आंसर लिख देंगे हमेशा 9। और योग पूछे तो 11 से, जैसे एक संख्या मान लो कि अपन संख्या मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लेके देखते हैं, एग्जाम्पल 45। अब क्या है, दो अंकों से बनी संख्या 45 और इनको की आपस में अंक बदलने पर यानी कि 54। अब दोनों का योग करो, 45 प्लस 54 यानी कि 99, हमेशा 11 से डिविजिबल होगी। और इनका अंतर करते हैं, 54 में से 45 गए तो 54 में से 45 गए तो ये 9, यानी कि हमेशा 9 से विभाजित होगी। अब कोई सी भी संख्या ले लो, दो अंकों से बनी संख्या तथा उसके अंक बदलने पर प्राप्त संख्या का योग। एग्जाम्पल और लेके देखेंगे एक दो। 45 को उठाओ, दूसरा एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल लेने में क्या जा रहा है अपना 76। अब इसका अंक बदलने है तो ये कितना हो गया 67, तो 7 और 6 13, 7 और 6 13 और 1 14। अब बताओ ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है? तो ये हमेशा 11 से डिविजिबल, 11 एकम 11 बचे 3 11 33, यानी कि 143 में 11 का भाग पूरा जाएगा 13 बार। बताओ डिविजिबल है। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं, 76 में से 67 को माइनस करते हैं तो ये कितना बच गया 7 और 4 3 और 3 67 में से कितने 76 में से 67 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3 और 6 9, यानी कि हमेशा 9 से विभाजित होगी। दो अंकों से बनी संख्या तथा आपस में अंक बदलने पर संख्याओं का योग हमेशा 11 से विभाजित होगा और अंतर हमेशा 9 से विभाजित होगा। ये तो आप फैक्ट अच्छे से याद रखना, नोट बना के लिख लो इसको विथ एग्जाम्पल। समझ गए? अब अगला नोट, ये यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अपन देख लें कि दो संख्याओं की पुनरावृत्ति द्वारा एक 4 अंकों की संख्या बनाई जाए। जैसे दो अंकों की संख्या द्वारा 4 अंकों से, जैसे 25 25 हो गया, 32 32 हो गया, 42 42 हो गया और 56 56 हो गया। ये संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? तो ध्यान रखना, ये संख्या हमेशा 101 से विभाजित होगी। ये डायरेक्ट फैक्ट है जो आप नोट में लिखते चलो। पहला नंबर का नोट पीछे वाला था, ये दूसरे नंबर का है। अब देखते हैं अपन तीसरे नंबर का। अगर 6 अंकों की संख्या आ जाए 25 25 और 25, 32 32 और 32, तो ये हमेशा किससे विभाजित होगी? 10101 से हमेशा विभाजित होगी। यानी कि एक ही संख्या की 3 बार पुनरावृत्ति करके, जैसे इसमें 62 62 62 लिख दिया, 4 बार संख्या आ जाए तो 10101 फिर वापस 01।
अब ऐसे ये देखो, ये और चौथा नोट लिख लो, 62 62 62 और 62, 72 72 72 और 72। ये किससे विभाजित होगी? 1 0 1 0 1 0 1 से विभाजित होगी हमेशा। ये डायरेक्ट शॉर्ट में पूछा जाता है डायरेक्ट। अब इसमें ऑप्शन दे दिया, आप भाग करने थोड़ी बैठोगे। ये देखो, 2 अंकों से बनी संख्या देनी, 2 अंकों से पुनरावृत्ति हुई और 4 संख्या बन गई। यहाँ पे 2 अंकों की पुनरावृत्ति हुई 3 बार, 6 अंकों की संख्या बन गई। तो इस चीज का भी आप अच्छे से ध्यान रखना। अब अपन देखते हैं अपना अगला टॉपिक। और 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो जाए तो फिर क्या करोगे? जैसे 5वां भी लिख लो, 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो गई, 1 2 3 1 2 3। ये संख्या हमेशा जैसे 4 5 6 4 5 6 8 6 4 8 6 4। तो ये संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? 1001 से। हमेशा, हमेशा मतलब ऑलवेज विभाजित है ये संख्या, 1001 से विभाजित। समझ में? नोट डाउन कर, पांचों नोट शानदार है सबसे। अब इकाई अंक याद करना सीखेंगे अपन। इकाई अंक कैसे याद करते हैं पता है क्या आपको? इकाई अंक याद करने के लिए 4 का भाग देखे, जो शेषफल आता है वो उसकी लास्ट संख्या की घात बना देते हैं, उसका आंसर लिख देते हैं, और 0 बच जाए तो वापस 4 ही लिख देते हैं घात में। लिख लिया? अब सीखते हैं अपन इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे ये आ गई 128 की पावर कितनी आ गई? 63 मान लो। अब इसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले इकाई अंक ज्ञात करने के लिए जो घात है उसमें अपन देंगे 4 का भाग हमेशा, न कि 1 2 3 4 का, 1 2 3 5 6 9 का, हमेशा 4 का भाग देंगे। अगर 4 का भाग देने पर जो शेषफल आएगा, जो शेषफल आएगा उसे नई घात बना देंगे लास्ट संख्या की, उसे लास्ट नंबर की घात बना देंगे। और अगर शेषफल 0 आए तो घात 4 ही लिख देंगे। ये नोट डाउन कर लो। अगर 4 का भाग देने पर घात में, कितनी घात में? अगर 4 का भाग देने पर शेषफल, जो शेषफल आता है उसको घात बना देंगे, और जो शेषफल है उसका आधार की इकाई अंक की, आधार की इकाई अंक यानी लास्ट वाली संख्या, यही बताया ना मैंने। अब देते हैं अपन इसमें जो घात है, यानी कि 63 में 4 का भाग देते हैं, ये 15 चौक 60 बचे 3, यानी कि शेष कितना बच गया?
इसको लिख दो ऐसे, ऐसे डब्बा कर लो। इस पे डब्बा करने से क्या होता है पता है? डब्बा करने से क्या होता है, एक अच्छी चीज़ पता चलती। डब्बा करने से ये एक डिब्बे में पैक हो जाता है, कहीं बगे नहीं। वैसे तो कहीं नहीं बगने वाला है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, सादा सिंपल बोर्ड है, वैसे भी नहीं बगे। डिजिटल बोर्ड पे क्या है, दबाया और बग गया। तो शेष कितना बच गया? 3। तो इकाई अंक क्या है? 8। लास्ट नंबर ये इकाई अंक लिख दो यहाँ पे, लास्ट नंबर या इकाई अंक। इसलिए नहीं लिखा मैंने पहले क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा। इकाई अंक की घात बना देंगे। तो अब बना देंगे 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है बताओ? 8 का क्यूब कितना होता है? अरे याद भी नहीं क्या आपको? क्यूब भी लिख लो। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। 10 तक तो आप क्यूब याद रखो ही रखो, क्योंकि जब तक आपको क्यूब याद नहीं होंगे ना डायरेक्ट आंसर कैसे लिखे वो ये बताओ। अब 8 का क्यूब कितना होता है? 512, यानी इकाई अंक कितना आ गया अपना? 2। 512 आ गया, इकाई अंक पता चल गया अपने को 2, यानी कि 2 इसका इकाई अंक है। उसके बाद में अपन देख लेते हैं, लिख लो इसको। उसके बाद में देख लेते हो एक की 24 की पावर 12, ये लिखो। 24 की पावर 12 का इकाई अंक क्या है? ये पहला और ये दूसरा, ये तो लिख लिया ना। क्यूब तो रट लो। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 729 और 10 का क्यूब 1000। अब क्यूब तो समझते हो ना, 10 इंटू 10 इंटू 10 जितनी घात होती है उसको उतने बार गुणा करते हैं उस संख्या को। अब यहाँ पे 10 की पावर 4 आ जाए तो 1000 में 1 10 और गुणा करते 10,000 आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले क्या बताया था? घात में 4 का भाग, ये तो पूरी बार जा रहा है तो शेषफल क्या आएगा? 0। शेषफल आ गया 0। अगर शेषफल 0 आ गया तो उसके बाद क्या बताते हैं? इकाई अंक की 4 घात बना देते हैं। 4 की पावर 4। बताओ 4 की पावर 4 क्या होता है? 4 का क्यूब कितना बताया मैंने? 64। अब 64 को वापस 4 से गुणा कर देंगे, यानी कि 256। 256 तो इकाई अंक आ गया 6। डायरेक्ट ऐसे नहीं निकालना चाहो तो इसको ऐसे तो लिख सकते हो ना, 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर। अगर बेस सेम हो तो घातें जुड़ जाती, तो वापस 4 की पावर 4 हो जाएगा। ये तो याद है ना, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 16 तो 6 36, यानी 6 इकाई अंक होगा। ये घात और घातांक वाले में चैप्टर में अपन अच्छे से करेंगे, जो अगला चैप्टर आएगा कि अगर बेस सेम होता है तो घातें जुड़ जाती है। लिख लो इसको। इकाई ज्ञात करना सीख लो अच्छे से।
अब एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन है अपना 147 की पावर 143 इंटू 153 की पावर 100 कितना लिखे जिससे कट जाए अच्छे से। 153 की पावर कितनी लिखी बताओ। 153 की 153 लिख लेते हैं अपन इंटू 188 की पावर 118 लिख लो। अब इसमें इकाई अंक बताओ, इसमें इकाई अंक कैसे निकालेंगे। देखो डस्टर से हाथ निकाले हो गए पूरे। बताओ इकाई अंक कैसे निकालेंगे इसमें। सॉरी, सबसे पहले देखो 4 का भाग दो, इसमें डायरेक्ट भाग देना सीखो। 4 3 12 बचे 2, 4 पंजे 20 यानी इकाई अंक शेष और बचेगा 3। इकाई अंक 7 की पावर 3 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखो 4 का 4 3 12 बचे 3, 4 7 28 4 इंटे 32 यानी कि 3 की पावर 1 इंटू यहाँ पे देखो 4 दूनी 8 बचे 3, 4 9 36 मतलब शेषफल बचा 2 यानी कि 8 का स्क्वायर। अब 7 का क्यूब, 7 का क्यूब बताया था इन्हें 343 यानी इकाई अंक डायरेक्ट पूरा नहीं लगेंगे, इकाई अंक लगेंगे 3 इंटू 3 की पावर 1 3 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 का 4 तो 3 3 का 9 और 3 चौके 12, 12 का इकाई अंक 2 यानी कि इकाई अंक आएगा इसका 2। आंसर हो जाएगा अपना। देखो कितना सिंपल लगने लगे हैं। अब इसको ऐसे गुणा करो। 147 को 143 बार गुणा कर सकते हो क्या आप? नहीं कर सकते, जिंदगी में भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा गुणा हो जाएगा। 153 को 153 बार गुणा कर सकते हो? करो देखिए कैसे करते हो। 188 118 बार गुणा कर लो, फिर इकाई अंक निकाले जाओ, गुणा करो। फिर हाँ अभी तो इनको गुणा किया है, फिर जो आएगा उसको इससे गुणा करना पड़ेगा, फिर जो आएगा उसको इससे गुणा करना पड़ेगा। ये बोर्ड के कॉपी का एक दीवार पर जाएगी, इतना बड़ा इसका गुणा होगा। देखो आपके चक्कर में भी गलत कर दिया, इसको गुणा करने में भी गलत कर दिया। 3 3 का 9, 9 चौक 36 होता है, न कि 12 होता है। तो 36 का इकाई अंक 6 आएगा आंसर। सॉरी सही कर लेना इसको। 3 3 का 9 और 4 9 चौक 36 यानी कि इकाई अंक आएगा 6। और ग्राम रहने दूं बताओ। आप लोग जो बताओगे वही कर लेंगे। एक क्वेश्चन और करा लेते हैं। एक क्वेश्चन और लिख लो चलो। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं अपन। 122 की पावर 122 इंटू 157 की पावर 114 इंटू 133 की पावर 133। इस क्वेश्चन को आप करके बताओ, इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। अरे करना क्या है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट 4 का भाग दो। 4 3 12 मतलब 120 में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, शेष बचेगा 2। तो डायरेक्ट लिख देते हैं 2 का स्क्वायर इकाई अंक इंटू यहाँ पे 114 में 4 का भाग दो, 4 दूनी 8 और बचे भाग पीछे 34 यानी 3 और 4 तो 4 इंटे 32 बचे 2 तो 7 का स्क्वायर और यहाँ पे भाग दो। 4 3 12 फिर बचे 1 अंक 13, 4 3 12 यानी कि 1 शेष बचेगा तो 3 की पावर 1। 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, 49 का मैं डायरेक्ट 9 ही लिख रहा हूँ, न कि 4 पूरा 49 लिखूंगा। और 3 का 3, 9 चौक 36, 36 और 3 कितना होता है 108, 36 तो 108 होता है। 108 का इकाई
8। तो इसका आंसर आ जाएगा 8। इसको नोट डाउन कर लो। क्या आएगा थोड़ा बहुत समझ में आज जो पढ़ाया, इकाई अंक वगैरह याद करना, संख्याओं की पुनरावृत्ति। 25 25 दो संख्या आ जाए तो किससे विभाजित होगी, तो 101 से विभाजित होगी अगर 25 25 दो संख्या आ जाए तो। और फिर 3 संख्या आ जाए तो फिर 0 1 जोड़ दो, 1 0 1 0 1 से विभाजित होगी। और 6 संख्या आ जाए तो 1 0 1 0 1 0 1 से विभाजित होगी। और 3 संख्याओं की पुनरावृत्ति हो तो किससे विभाजित होगी, 1001 से। जैसे 156 156 आ गई, बताओ 3 संख्या की पुनरावृत्ति है ना डबल बार, तो 1001 से विभाजित होगी। और वो एक कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया, दो अंकों की संख्या तथा अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या के योग किससे विभाजित होगा, 11 से, हमेशा 11 से विभाजित होगा। और उनका अंतर किससे विभाजित होगा, 9 से विभाजित होगा। और उसके बाद में अपने क्या पढ़ा था, अपने 5 फॉर्मूले पढ़ लिए थे। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या है, n + 1/2, n लास्ट संख्या है यहाँ पे ध्यान रखना। और प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या है, n + 1 2n + 1/6। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या है, n + 1/2 का होल स्क्वायर। और उसके बाद में कौन सा था, प्रथम n प्रथम n सम संख्याओं का योग, n + 1, जहाँ n क्या है, लास्ट नंबर अपॉन 2। और उसके बाद में कौन सा था, एक प्रथम n विषम संख्याओं का क्या था, n का स्क्वायर, जहाँ n क्या था, लास्ट नंबर +1/2। ये थी आज की अपनी क्लास, जिसमें मैंने आपको इतने टॉपिक पढ़ा दिए, उनका रिवीजन करवा दिया। इनको अच्छे से देखो, आज जो पढ़ाया है उसके नोट्स बनाओ, अच्छे से बनाना। एक क्वेश्चन आ गया, चलो एक क्वेश्चन और बता दो, फिर इतना ही कर लिया तो। इकाई अंक वाले देख लेते हैं अपन। 124 की पावर 10 इंटू 156 की पावर 17 इंटू 123 लिख लो, 123 लिख लिया ना हमने, पहले नहीं लिखा था, की पावर 25। इसका एक अंक ज्ञात करके बताओ, या होमवर्क में लिख लो ये, या बताऊँ यहीं पे, ये बताओ। होमवर्क का अलग दे देता हूँ, चलो इसको अपन कर लेते हैं। सबसे पहले 4 का भाग घात में, 4 दूनी 8, शेषफल बच गया 2, यानी इकाई की 4 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे 17 में 4 चौक 16, इकाई बच गया, वो शेषफल बच गया 1, यानी कि 6 की पावर 1 इंटू यहाँ पे 4 6 के 24, शेषफल बच गया 1, यानी 3 की पावर 1। 4 का स्क्वायर 16, 6 लिख रहा हूँ मैं इकाई डायरेक्ट, इंटू 6 इंटू 3, 6 का 36, यानी 6 इकाई आएगा, और 36 18, यानी 8 इसका इकाई आ जाएगा आंसर। अब एक दो क्वेश्चन लिख लो आप। 176 की पावर 15 इंटू 110 की पावर 18 इंटू, सॉरी जीरो नहीं आएगा ना यहाँ पे, 116 लिख लो, और 128 की पावर में 13। ये एक क्वेश्चन है आपका होमवर्क का, इसको आप अच्छे से करना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताना, जिससे मुझे तो ये पता चलेगा ना ये आपको समझ में आया है नहीं आ रही क्लास। और ये स्क्वायर क्यूब तो रट ही लो आप, जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। अब आगे वाले जितने भी टॉपिक आएंगे उसमें स्क्वायर क्यूब तो ज़रूरत तो पड़ेगी ना। आप क्लास अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो, इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बोलूँगा तो नहीं, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ, क्योंकि आपसे तो मोटिवेशन है ना मेरा। जितना आप अच्छे से पढ़ोगे, इसको शेयर करोगे, उतना ही मुझे भी आएगा मज़ा पढ़ाने का, कि बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, मेरे प्यारे दोस्त जो मेरे भाई है बहन है सब इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।